हेलो क्लास 10 वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो बिल्कुल मैं आपको आपके भैया की तरह पढ़ाऊँगा, एक नंबर पढ़ाएंगे और हम चीज़ों को क्या करेंगे, रटेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, समझने से हम लिख भी सकते हैं ना। ठीक है, साथ ही साथ अपने बेसिक से नोट्स बनाते चलेंगे सब। ठीक है, एक पेज की नोट्स बनाते चलेंगे बेसिक। ठीक है, पहले समझते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिस भी चीज़ में चेंज होता है, ठीक है, जिस भी चीज़ में चेंज होता है वो चेंज कैसा होता है? केमिकल की बात करें तो केमिकल चेंज जिसमें होता है हैं, उसके संग जो वो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को जब हम लिख देते हैं तो वो क्या होता है? इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई नहीं, ध्यान से समझो। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिस भी प्रोसेस के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल इक्वेशन तो केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज होता है किसी रिएक्शन में। ठीक है, दो चीज़ें मिल रही हैं तो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है केमिकली। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उसको लिखते जो हैं हम, है ना, उसको हम राइट करते हैं, जो लिखते हैं हम उस केमिकल चेंज को कैसे कैसे हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया? चलिए आते हैं केमिकल, पहले आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज पर। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें क्या होता है ना, हमारा मैटर जो होता है वो फिजिकल आइडेंटिटी अपनी चेंज नहीं करता है ना, मतलब केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, पर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कोई नया प्रोडक्ट बनता है और वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी चेंज कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसको और डिटेल में समझते हैं। डिटेल में क्या समझते हैं, रुको ज़रा समझाते हैं। जो हमारा फिजिकल है, जो हमारा फिजिकल है, फिजिकल चेंज क्या होता है? वो ईजिली रिन्यूएबल है, मतलब कि ये जो होता है ये आसानी से क्या हो सकता है? बदला जा सकता है। मतलब कि मान लो तुमने पानी के अंदर चीनी मिला दी, तो तुम अगर ऊपर थरिया रख दोगे तो तुम्हारा पानी उस थरिया पे चिपक जाएगा, चीनी नीचे आ जाएगी। मतलब गैस जला दोगे तो तुम रिन्यू कर सकते हो, मतलब कि उसको जल्दी चेंज कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, सही। फिजिकल को हम अलग अलग कर सकते हैं, केमिकल को कहते हैं, केमिकल को हम जल्दी नहीं कर सकते वैसे। ठीक है, और जो फिजिकल होता है इसमें ना, नॉट यूज्ड केमिकली यूज़ नहीं होते इसमें, पर जो हमारा केमिकल होता है, जो हमारा केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है? वो नॉट ईजिली रिन्यूएबल होता है। रिवर्सेबल होता है, मतलब सॉरी, ठीक है, रिवर्सेबल होता है, बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हो सकता। आसानी से रिवर्स नहीं हो सकता। किसी केमिकल प्रोसेस से हम कर भी सकते हैं कुछ बार, पर आसानी से नहीं हो सकता ना वो। ठीक है, और ये क्या होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें यूज़ होते हैं केमिकल के, यूज्ड केमिकल। इतना समझ में आ गया? अब जल्दी जल्दी से मुझे फिजिकल चेंज के एग्जांपल दो। फिजिकल चेंज के एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। कौन देगा मुझे फिजिकल चेंज के एग्जांपल? जल्दी दो, यहाँ पर भी लिख रखे हैं मैंने, यहीं से देख के दे दो। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है एग्जांपल? एग्जांपल इज मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। क्रॉपिंग वुड फिजिकल चेंज। मिक्सिंग फिजिकल चेंज, ग्रीन की है ना। और ये पेपर का काटना भी इसका फिजिकल चेंज। पर केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग वुड, लकड़ियों को जलना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है तभी तो वो जल रही हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, बनाना का ख़राब हो जाना, क्यों? ऑक्सीजन की वजह से। फायरवर्क्स, क्यों? ऑक्सीजन की वजह से हो रहे हैं ये। मेकिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, एसिड बेस की तरह मिक्स हो जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है जो पूछा जाता है, ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि मान लो दिस इज़ अ, दिखाई दे रहा है किसी को? अब दे रहा होगा। ठीक है, ये मोमबत्ती है, इट इज़ अ मोमबत्ती जो कि जल रही है। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा ना? रुको ज़रा, ये एक मोमबत्ती है, अब दिखाई दे रहा होगा, जो कि जल रही है। ठीक है, तो ये जो जल रही है ऊपर, ये केमिकल की वजह से चल रही है, और ये जो पिघल रही है, मेल्टिंग और मेल्ट होकर यहाँ पे आ रही है,
इस प्रोसेस को जो मेल्ट होकर आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, इसको फिजिकल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ तक जो होता है बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल। ठीक है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि केमिकल चेंज क्या होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज, तो यस, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज। अब आता है केमिकल इक्वेशन। मैंने भी आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली जो होती है हमारी, वो होती है द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम सिम्बल्स और फॉर्मूला का यूज़ करके, क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हुआ। क्या करते हैं, लिखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हुआ। लाइक दिस, ऑक्सीजन प्लस आयरन प्लस वाटर इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि Fe2O3H2O, मतलब आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। आगे समझ में, आगे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर देखो, हमें मिल गया कोई भी ऐसा, मतलब कोई भी चीज़ मिल गई। मान लो कि हमें कोई भी रिएक्शन दे दिया, है ना, क्या दे दिया, कोई भी रिएक्शन दे दिया कि मान लो, रुको ज़रा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, प्लस, ये प्लस का सिंबल है, यहाँ पर लगा देते हैं, प्लस लेड नाइट्रेट मिलकर क्या देंगे हमें, प्लस BbL2 प्लस 2KNO3, मतलब कि लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब मिलकर देंगे हमें। ठीक है, ठीक है, एक रिएक्शन हुआ जिसमें कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट में रिएक्शन हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, तो इन दोनों के रिएक्शन से जो निकला वो ये प्रोडक्ट था। ठीक है, जो इन दोनों के रिएक्शन से निकला, रिएक्ट हुए ये, इनके रिएक्शन से जो निकला वो क्या था, वो ये प्रोडक्ट था। ठीक है, अब इसे मैं ऐसे लंबा लंबा लिखता, पोटेशियम डाइड प्लस लेड नाइट्रेट, तो ऐसे तो बहुत लंबा हेरा फेरी हो जाती है ना। तो हमने क्या करा, हमने ये मतलब कोई भी रिएक्शन, हमने ये रिएक्शन लिया था ना यहाँ पे, इस रिएक्शन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सिंबल की फॉर्म में लिख दिया। सिंबल से इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको बोला जाता है द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबल, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये मिल रहे हैं तो कोई केमिकल चेंज ही हो रहा है ना। जब भी एलिमेंट्स मिलेंगे तो केमिकल चेंज ही होगा, फिजिकल चेंज तो ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, वो आगे अच्छी बात है। ये एक और चीज़ लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड? इधर जहाँ पर हमारा रिएक्शन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं LHS, और जहाँ हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो केमिकल इक्वेशन समझ गए। अब आए थे केमिकल रिएक्शन पे। वैसे पहले केमिकल रिएक्शन समझना चाहिए था, तुम लोग चीटिंग करते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझने तो दोनों ही थे ना। केमिकल इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई क्या होती है केमिकल इक्वेशन? द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बस इतना याद रखो, द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इतनी सी बात है बस। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर। केमिकल रिएक्शन,
तो a chemical reaction is a process by which the atom of one or more substance are arranged to form different substance। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझ में आने वाले हम बैठे तो हैं, हम यहाँ पे लड्डू पेड़ा खाने वाले तो बैठे हैं। तो देखो क्या होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वो होती है जिस प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसमें एटम टू और मोर, मतलब कि एटम क्या होते हैं, एटम एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है। एलिमेंट हमने सुने हैं, एलिमेंट पढ़े हैं ना, एटम एलिमेंट एक बार होते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट होते हैं वो रीअरेंज होते हैं और फॉर्म करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस। मान लो कि H2 प्लस O2 फॉर्म करता है H2O, 2H2O। वैसा केस में ये फॉर्म करता है 2H2O, बोलते हैं H2O, ठीक है। 2H2O फॉर्म करता है 2H2O फॉर्म। अभी और समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लो ये H2 प्लस O2 फॉर्म 2H2O बाद में लिखेंगे, अभी जो पता वो लिखते हैं, ठीक है। H2O, ठीक है, ये फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें ये क्या है, एलिमेंट हैं, बोल दिया एलिमेंट। एटम है ये एक, ये भी एक क्या है, एटम है। दोनों एटम है, दोनों मिल गए, तो हटाए एटम थे, अब दोनों एटम मिलकर रीअरेंज हो गए, मतलब कि साथ में जुड़ गए। साथ में जुड़ के उन्होंने क्या बना दिया, वाटर, ठीक है। इन दोनों एटम थे, मान लो 2 और मोर सब्सटेंस बोला था ना, यहाँ पर 2 सब्सटेंस कितने हैं, 2 सब्सटेंस मान लो, एटम एलिमेंट जो मानना है मान लो, 2 सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ नई चीज़ बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, अ प्रोसेस इन विच one and more substance react to form new substance, ठीक है। with इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइन। अगर ये लिख रहे हो तो ये लिखना ज़रूर, ये लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, समझ लो अच्छे से, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स बोलो, सही नाम मार्क्स मिलेंगे। अगर डेफिनेशन पूछेगी ना तो ये लिख देना अपने, उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं बचे, मैं CH करके केमिकल और प्रो करके प्रॉपर्टीज डाल रहा हूँ, ठीक है। लिख लेना, पूरा लिखना है आपको, ठीक है। A process in which one or more substance react with a form new substance with identical new properties, ठीक है, जिसकी न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब मैंने यहाँ पे सब्सटेंस यूज़ क्यों करा, यहाँ पे एटम यूज़ क्यों नहीं करा। एटम भी यूज़ हो सकता है, एटम भी यूज़ हो सकता है, पर हमें कुछ सब्सटेंस मिल जाते हैं, कभी कभी हमें ना क्या मिल जाते हैं, सब्सटेंस मिल जाते हैं जो कि पहले से रिएक्ट होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, पहले से रिएक्ट करा होगा, उसका किसी और के संग रिएक्ट कराना होगा, है ना। कभी क्या होता है कि हमें पूरे करे कराए सब्सटेंस मिल जाते हैं, इस वजह से मैंने वहाँ सब्सटेंस यूज़ करा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो, आप प्रोसेस इन विच वन एंड मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू अ फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है, सेम है, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन में अगर पूछा गया था और क्या लिख सकते हो तुम, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग होता है ना, इन्वॉल्विंग आ केमिकल चेंज, ठीक है, इस कार्ड केमिकल रिएक्शन, आर से समझ आना, ठीक है।
जिस प्रोसेस के अंदर केमिकल चेंज इंक्लूड होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिसमें केमिकल चेंज होगा वो केमिकल रिएक्शन होगा। ख़त्म सी बात है। समझ में आ गई इतनी बात? छोटी सी बात है। मान लो जिसमें क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा काम कंप्लीट है तो तुमने हाथ से तो लिखा होगा। ऐसे केमिकल रिएक्शन हुआ है तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें केमिकल चेंज भी तो हुआ होगा। अच्छा, समझ में आ गया? अब आते हैं हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है वे ऑफ रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस को कैसे कर सकते हैं? देखो, पहले तो लिख सकते हैं हम वर्ड इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन क्या होती है? वर्ड इक्वेशन होती है, मान लो हमने लिख लिया जिंक सल्फेट एसिड रिएक्ट विद और जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से और बनाता है जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, RHS RHS। ये बता देते हैं, तो जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंस कहते हैं और जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, इसकी अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो उसको क्या देंगे हम? केमिकल इक्वेशन कह देंगे। समझ में आ रहा है सबको? सबको आई थिंक समझ में आ रहा है कि केमिकल इक्वेशन किसे कहा गया? जब हमने इनको सिंबल के फॉर्म में लिखा, जो इनके सिंबल गिवन थे हमें। सिंबल कहाँ से मिले? ये तो हमने 9th में पढ़ ही लिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये सिंबल जो है हमारे, इन सिंबल्स के थ्रू हमने इस केमिकल रिएक्शन को जो है लिखा। ठीक है, तो ये क्या था? वर्ड इक्वेशन। ये थी केमिकल इक्वेशन। जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ऑफ कोर्स आ गया होगा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों वैसे वे ऑफ केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के हैं, पर केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं, वर्ड इक्वेशन इसे कहते हैं। समझ में आ गया है? ठीक है सबको? आई होप सो। सब कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई किसी के अंदर केमिकल चेंज इन्वॉल्व है? आ जाता है ना क्वेश्चन। अब बताओ, तुम बताओ कि भाई कैसे पता चला कि वहाँ लड़ाई हुई है? भाई आवाज़ आ रही थी, मारधार हो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, तो आगे हमें आवाज़ है। अब ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ है? हमें कैसे पता चलेगा हुआ है भैया? हम तो नहीं मान रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा गया? इसके लिए जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें क्या होगा? उसमें केमिक स्टेट में चेंज होगा, चेंज इन स्टेट होगा। ठीक है, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा एंड इवैल्यूएशन ऑफ गैस होगी। मतलब 1 सेकेंड। ओके, तो चेंज इन स्टेट मतलब कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस वाली चीज़ जो होगी लिक्विड में बदल जाएगी, लिक्विड वाली सॉलिड में बदल जाएगी। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। हाँ, कौन कौन समझ गया मैं किसका एग्जांपल देने वाला हूँ? कमेंट में हाजिरी लगा दो जरा। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। बट ये जो दोनों थे, ये दोनों क्या थे? गैसेस थे। इन्होंने क्या दिया? लिक्विड स्टेट में दिया, लिक्विड स्टेट दिया, हमें वाटर दिया ना। पर ये दोनों क्या थे? ये दोनों क्या थे? ये दोनों गैसेस थे। ठीक है, और आते चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, वाह वाह वाह। चेंज इन कलर में हम क्या लिख सकते हैं? लिख देंगे हम Fe प्लस CuSO4, जो कि हमारे पास जनरली किस कलर का होता है? मैं कलर लिखूंगा नहीं, लिखने में जगह गिर जाएगी। ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कलर दिखाई दिया तुम्हें? प्लस FeSO4, नहीं, ओहो सॉरी, प्लस नहीं आएगा दिस। इससे क्या होता है? हाँ, पता चलता है कि हमें हो रही है, क्या हो गया, क्या प्रोडक्ट निकला है। ठीक है, FeSU4 प्लस Cu, जो कि हमारे पास जनरली ब्लू टू ग्रीन हो जाते हैं। क्या होता है? ग्रीनिश ग्रीन हो जाता है, ब्लू से ग्रीन। ठीक है, पता चल गया कलर में डिफ्रेंशिएशन। अब आते हैं टेम्परेचर में कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा।
टेम्परेचर में कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा। ये CaO प्लस H2O जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तभी बनाते हैं CaOH2 प्लस के साथ हम ये बहुत सारी हीट रिलीज़ करते हैं। बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है इनका, बहुत हीट रिलीज़ करते हैं, ठीक है। बात है चेंजिंग इन गैस। गैस में कैसे चेंज होगा, जैसे कि ये है Zn, सॉलिड फॉर्म में होता है ये H2SO4 H2SO4 है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। एक्वाइस फॉर्म में होता है ये। फिर ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सब, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाता है, जो H2 प्लस O2 जो गैसेज होती है वो लिक्विड बन जाती हैं, ठीक है। चेंज इन कलर, कोई ब्लू से ग्रीन हो जाता है, ग्रीन से ब्लू हो जाता है, कोई ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, क्या चेंज इन टेम्परेचर से CaO प्लस H2O इक्वल टू फॉर्म करते हैं CaOH2 प्लस हीट रिलीज़ करते हैं बहुत सारी, क्योंकि बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इवेल्यूएशन ऑफ गैस, Zn प्लस Zn सॉलिड होगा, ठीक है, Zn प्लस H2SO4 मिलके क्या देते हैं, ZnSO4 देते हैं, और क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं हम, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये क्या होती है भाई, है ना, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। ये प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मतलब बोले तो जो कि पानी के अंदर घुलते नहीं, मतलब रिएक्शन जो होता है ना उनमें घुलते नहीं हैं। क्या नहीं होते, उनमें ये घुलते नहीं हैं, ठीक है। तो हमें आ गया, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आसानी से, मतलब कि घुलते ही नहीं है, ये एज अ सॉलिड फॉर्म में रह जाते हैं, क्या रहते हैं, एज अ सॉलिड फॉर्म में रह जाते हैं। इसका क्या रिएक्शन होगा, लिख लो ज़रा रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। PbNO3 ठीक है, जब वो रिएक्ट करता है हमारे के से एक्वाइस फॉर्म में, KI से सॉरी, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, ये कहता है हमें PbI2 जो कि क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, प्लस KNO3 अब बताओ इसमें प्रेसिपिटेट क्या है। ऑफकोर्स जो सॉलिड चीज़ रह गई है, जो वाटर, जो इन रिएक्शन के वजह से यहाँ पर सॉलिड चीज़ आ गई है, वो क्या है, वो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब प्रेसिपिटेट। तो PbI2 इज़ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो कि सॉलिड है, जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में रह जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे पूछा जा सकता है, कमेंट सेक्शन मैं हमेशा खुला छोड़ता हूँ, पता नहीं क्यों। लेट्स गो टू द केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या देंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो देखो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्यों करते हैं, देखो वैसे बैलेंस क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, वन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर रिएक्ट ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स दैट एलिमेंट आ प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आती, बेकार इंग्लिश है मेरी है, ये मत कहना कोई भी फालतू में, हाँ तो सही,
ठीक है, सुनो। जब यहाँ के एटम और यहाँ के एटम को हम इक्वल करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर दी। ठीक है, विच द क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्विंग इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये भी लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। शुड बी रिमेन सेम, रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट साइड सेम होनी चाहिए। इतने में कोई दिक्कत नहीं आई, मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ के एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जो कि केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ऑफकोर्स आ गया होगा, ऑफकोर्स आ गया होगा। अब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? ताकि अगर एटम सेम रहेंगे, अगर एटम सेम रहेंगे तो मास सेम रहेगा, एटम सेम रहेंगे तो मास सेम रहेगा। हमें मास सेम करना क्यों है, ये क्वेश्चन आता है, मास सेम करना क्यों है? अमा हम 9th में पढ़ के आए हैं, एक हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, मास नेवर बी क्रिएट एंड नेदर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ना मास क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय, तो मास तो कोई जा ही नहीं सकता ना, तो हम उसको अकेला कैसे छोड़ देंगे, हम दोनों को साइड इक्वल करना पड़ेगा ना। यहाँ पर रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए ना, जो प्रोडक्ट बना है। इतना समझ में आ गया? अब हम करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं भाई, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बहुत इजी सी इक्वेशन पे स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी सी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम। H2O, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? अब इनको बैलेंस करने के लिए पहले पूरी इक्वेशन तो लिखते हैं। H2 + O2 गिव्स H2O। इन्हें हम कैसे बैलेंस करेंगे? इन्हें हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, पर यहाँ पे 3 हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोजन के तो 2 हैं, हाइड्रोजन तो सही है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, तो इसको थीम क्या करना है, हमें ऑक्सीजन के 2 एटम करने हैं, बस इतना सा करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2H2O कर देंगे तो हमें हाइड्रोजन के 2 मिल जाएंगे ना। हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 1। मान लो पहले, हाँ रुको ज़रा, मैथ्स पढ़िए, बेसिक मैथ्स। H2O, ठीक है, ये अब बाहर है ये 2, तो ये 2H को भी मारेगा और O को भी मारेगा। O 1 है तो क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, और H 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 4 H4 हो जाएगा। ठीक है, H4 और H2, ऐसा तो चलेगा नहीं। फिर हम इधर भी 2 लगा देंगे तो 2 कम 2 2 2 नहीं 4, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन कैसी बैठेगी, बैलेंस इक्वेशन कैसी बैठेगी बताएगा कोई? 2H2 + O2 gives 2H2O। इतना समझ में आ गया सबको? आगे 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 आगे, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना, मुझे क्या हुआ। मैं कौन सा गाना आने लगा था मैं बीच बीच में, मुझे एकदम अपने को दिखाना पड़ेगा है, बीच बीच में गाना आने लगा था मैं, बताओ मेरे कुछ हो गया है क्या? अब आते हैं, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। इसे कैसे करेंगे बैलेंस? गिफ्ट्स, अभी रुको जरा, हमें गिफ्ट्स ही तो दे दिया था, इसे बैलेंस करना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक आगे देख लो, पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, बस आवाज़ ही लेनी होनी चाहिए। F यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, प्लस के निशान को मैं ज़रा आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये प्लस का निशान है, ये गिब्स का निशान है, और ये प्लस का निशान है। ठीक है, अब दिख रहा है सबको? समझ में नहीं आता जिन्हें, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। अब इन्हें बैलेंस करते हैं। देखो, यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, बाकी ये तो ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे भी 3 करना होगा भैया, उधर 3 है तो उधर भी 3 करेंगे। बट कर देंगे, कौन सा कुछ जा रहा है, बट के लगा रखा है, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। तो यह हो जाएगा 3Fe
यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को कितना करना है, ऑक्सीजन को हमें 4 करना है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में देखेंगे उधर की क्या होगा। ठीक है, 4H2O। अब हमें क्या मिलना चाहिए, वैसे की वैसे क्वेश्चन है, हमें क्या मिलना चाहिए, Fe3 मिलना चाहिए। चलो Fe3 तो मिल गया, और O है तो O कितने मिलने चाहिए, हमें 4 मिलने चाहिए क्योंकि इस साइड भी 4 है, O4 मिल गए। ठीक है, प्लस इधर कितना H2 है, H2 है इधर, इधर H कितना है, H8 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4H2 कर देंगे, ख़त्म बात। रुको जरा, O4 प्लस 4H2 ये कर देंगे बैलेंस हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये 3 केमिकल इक्वेशंस मैंने तुम लोगों के लिए होमवर्क निकाली हैं, ये आप सबको करके लानी है एज अ होमवर्क। ठीक है, एज अ होमवर्क, एज अ होमवर्क। ये क्या कर लिया मैंने, सब कर लाएंगे घर से 3 इक्वेशन। ठीक है, जिनमें से मैंने अभी आई थिंक ये नहीं कराई है, नहीं ये नहीं कराई है। अगर कोई समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आया था रिएक्शंस के ऊपर, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, पढ़ लेंगे कितने टाइप होता है, टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेनली 4 तरह के हैं, आपके सिलेबस में भी हैं 4 से 5 तरह के हैं। यहाँ पर हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में, इन सब के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में। तो देखो, सिंथेसिस, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसको ये भी बोलते हैं, पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज़्यादा बोलते हैं। ये वर्ड हो तब भी ठीक है, ये ना हो तब भी ठीक। ठीक है, ठीक है। और ये जो सिंगल रिप्लेसमेंट जो भी हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ क्या आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैंने आपके लिए रखी क्यों है ये इमेज, आप ये सोचोगे ना, सोचो, मैं बाद में बताऊँगा, मेरे पास और काम भी मेरा है ना। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। आधे घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। समझ में आ रहा है ना सबको, बस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ अ 2 सब्सटेंस, जनरली एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कंबाइन टू अ फॉर्म कंपाउंड। Sometimes we call a synthesis and additional reaction. सिंथेसिस एंड एडिशनल रिएक्शन के हम कहते हैं, किसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समटाइम कहते हैं। ठीक है, इधर समझ में आ गया सबको, आगे समझ में नहीं आया, जैसे नहीं आया कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे समझाएंगे। द रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से बहुत सारे, अरे मेरी, और मोर रिएक्शन कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, मोर एलिमेंट, रिएक्टेंस जो भी बोलो, रिएक्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंस क्यों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो कंबाइन हो रहे हैं। कोई नहीं, एडिट कर देंगे। जब भी रिएक्शन कंबाइन होता है और फॉर्म करता है, जब भी 2 और मोर रिएक्टेंस क्या होते हैं, कंबाइन, मतलब कि मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक नया चीज़ बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उस जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के मान लो
ए प्लस बी, इट इज़ मान लो कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करते हैं, ए बी। आगे समझ में? नहीं ए बी सी नहीं, ये कह रहा हूँ सी। ये क्या फॉर्म करते हैं, सी। अरे कुछ नई चीज़ फॉर्म करते हैं ना। ये क्या एक प्रोडक्ट्स करते हैं जो कि क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट होता है। इट इज़ अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट हो, जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2H2O फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसमें मिलकर बनती है 2H2O, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल को हम क्या बोलते हैं, C+O2 = CO2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो एग्जाम्पल मिल चुके हैं आपको, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, यही याद कर लो, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल याद करके करोगे क्या, ठीक है। 2 रिएक्शन ही बहुत है, इससे ज़्यादा जान के करोगे क्या, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो कि हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? जिस अभी हमने क्या पढ़ा कि 2 चीज़ें मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल चीज़ बनाती हैं, उसे हम ये कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बट अगर वो एक चीज़ अगर 2 हिस्सों में टूट जाए, कोई एक चीज़ 2 हिस्सों में टूट जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 1 रिएक्टेंस ब्रेक डाउन इन 2 और मोर प्रोडक्ट, क्योंकि इधर वालों को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं, इधर वालों को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट निकलेगा ना, टूटा हुआ रिएक्टेंट थोड़ी रिएक्टेंट तो एक ही सिंगल था, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट अगर किसी 2 भागों में टूट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो ए बी था, हैं, तो A + B टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। ए बी ब्रेक डाउन हो गया, ए बी ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। थोड़ा मोटा लेते हैं, ऐसे आपके लिए एग्जांपल दे रखा है, CO है जो कि C+O हो जाएगा टूट के, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और डीकम्पोजिशन का एग्जांपल दे रखा है, ZnCO3 टूट के हो जाएगा ZnNO CO2, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है 2Al2O3, हीट के कारण ये Al4Al + 3O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या था, ये डीकम्पोजिशन के एग्जांपल थे। अब एक सोचने की बात नहीं है, कोई चीज़ टूट रही है, एक गिलास मान लो एक कांच का गिलास है, वो टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, हमसे गिर के टूटा है, या किसी बिल्ली चढ़ गई है, या हम इसके ऊपर बैठ गए हैं, किसी तरीके से टूटा है ना, टूटा है। तो वैसे जो रिएक्शन है, वो प्रोडक्ट जो उसका टूटता है 2 और मोर प्रोडक्ट में होता है, वो क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि किसी कारणवश होता होगा। क्यों, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसी कारणों को क्या बोलते हैं, इसी कारण को बांटा गया है 3 डिफरेंस में। तो वो तीनों डिफरेंस क्या हैं, क्या हैं, क्या हैं, क्या हैं? फिर से हाइड कर देंगे, फिर से एडिटिंग करनी पड़ेगी, इस वीडियो की मुझे बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसके क्या रीज़न हैं, डीकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है थर्मलोसिस डीकम्पोजिशन। क्या कहा है मैंने, थर्मलोसिस डीकम्पोजिशन, पर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन को बोलते हैं फोटोलिक डीकम्पोजिशन। इसमें जो लिसिस हट गया है ना, उसको हटा के हम क्या बोल सकते हैं, बाकी सब बोल सकते हैं, आगे समझेंगे इनका, समझते हैं समझ। थर्मल डीकम्पोजिशन बहुत ईजी डेफिनेशन इनकी, एक एक लाइन की समझ लो तुम डेफिनेशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज़ कैरी आउट बाय हीटिंग, ठीक है, कैरी आउट बाय हीटिंग, या फिर बोल सकते हो डीकम्पोजिशन विच इज़ डन बाय हीटिंग। जो डीकम्पोजिशन हीटिंग के थ्रू हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ जो होता है, ये देखो, ये मैं कुछ बना रहा हूँ ट्रायंगल, ये होता है हीट का सिंबल, याद रहेगा हीट का सिंबल, एक कोने में बना के रख लो, ठीक है। चलो
आगे पढ़ते हैं। 2FeSO4 जो कि सॉलिड की फॉर्म में होता है, वो हीट के कारण टूट जाता है प्रोडक्ट्स में, जो कि होता है Fe2O सॉलिड प्लस SO2 गैस एंड SO3 गैस। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से ये ग्रीन कलर का होता है, पर यहाँ जाके हो जाता है ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पे कलर चेंज हुआ तो मतलब कि केमिकल रिएक्शन तो हुआ है ना बेटा। ठीक है। CaSO3 हीट के कारण हो जाता है CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये लाइम स्टोन से क्विक लाइम बन जाता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट में बताऊँगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बताऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। तो 2PbO NO3 ये तो आपके हैं, ये आपके है एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट के थ्रू होता है। अब आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो रिएक्शन डन बाय लाइट एनर्जी। जो डिकम्पोजिशन लाइट के हेल्प से होता है, लाइट एनर्जी की मदद से डन होता है, मतलब कि डिकम्पोजिशन विच इज़ डन बाय हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब कि सनलाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सनलाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मान लो 2LgCl को अगर हम सनलाइट की एनर्जी से तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2Lg + Cl2 हो जाएगा। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल आते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वही है, सेम डेफिनेशन चेप देना इसमें पर। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है, मतलब कि मान लो 2H2O है जो कि वाटर है, बाद में क्या टूट जाएगा, 2H2 और O2 में टूट जाएगा। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ से आया, पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आ जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं डाला मैंने इसमें, नहीं भाईगन, कोई बात नहीं डाला तो हम समझा देते हैं ऐसे ही। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेने, स्लाइड में नहीं होगा। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच मोर रिलेटिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है, लिख लोगे। वैन रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिसके अंदर ज़्यादा पावर है, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जिसमें कम पावर है, उस पर क्या होता है, उसको बदल देता है। उसको क्या कर देता है, बदल देता है किसी भी चीज़ में से। मान लो कि ये बॉयफ्रेंड है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, और ये बॉयफ्रेंड है, इसके पास कम पैसा है ना, हैं, तो लड़की इसके संग रहेगी, इसके संग चली जाएगी, क्योंकि ये रिएक्टिव है तो इसके संग चली जाएगी। और अगर कोई गरीब लड़की है वो इसके संग आ जाएगी, ऐसा समझ लो। समझ गए, अब तो समझ गए होंगे। चलो नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। मान लो कि ये AB + CD अब क्या मिलके बनेगा, AC + CD। सॉरी गलत हो गया। सुनो, A + BC, ठीक है, ये है रिएक्शन। ठीक है, अब क्या करना है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, और ये इसकी गर्लफ्रेंड है C की। ठीक है, तो AB + C हो जाएगा, C अकेला रह जाएगा एंड में। क्यों, क्योंकि वो कम रिएक्टिव था, ये मोर रिएक्टिव है, तो B के संग इसका मैच बन गया। अब इसके रिएक्शन लिखवाते हैं, रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं ना। Fe + CuSO4 और क्या होता है, हाँ, FeSO4 + Cu। सेकेंड इज Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + Cu। ठीक है, Fe इसके संग ऐड किया जाता है SO4 के संग, और CO अकेला रह जाता है, इसमें भी ऐसे ही है, CO अकेला रह जाता है। अब आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। इसमें क्या था, इसमें एक चीज़ भाग गई थी, इसमें डबल चीज़ भाग गई। A ने किसके संग भी बॉन्ड बना लिया, A ने D के संग बॉन्ड बना लिया, B ने C के संग बॉन्ड बना लिया। अब ये दोनों इधर इधर आ गए। ठीक है, ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, इन लोगों ने ग्रुप बनाया और अपने
भगत लीला रास्त करनी शुरू कर दी। एग्जाम्पल लिखो, पहले डेफिनेशन देखो। इन आ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट जो बोलो, द कटायंस एंड आयंस ऑफ टू कंपाउंड विच स्विच प्लेस, ये भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन exchange of ions to form a two new compound are called double displacement reaction. Example, AgNO3 plus NaCl देते हमें AgCl plus NaO3, ठीक है। NaNO3 Na के संग रिएक्ट कर जाता है, ये इसके संग रिएक्ट कर जाता है, और ये दोनों ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं। याद रहेगा। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। व्हाट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बहुत इजी है, बहुत हद से भी इजी। 2 मिनट में समझाते हैं हम आपको ये। हाँ जी, 2 मिनट में समझाएंगे ना। मैगी है ये, ठीक है। एक्सो मतलब रिलीज़ एनर्जी करना, एनर्जी को रिलीज़ करना। एक्सो रिएक्शन में क्या होता है, रिलीज़ कर देना एनर्जी को, ठीक है। और एंडो में क्या होता है, ऑब्जर्व कर लेना एनर्जी को, ठीक है। मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन के बाद एनर्जी बहुत हाई लेवल पर निकलती है, पर एंडोथर्मिक में क्या होता है, वो एनर्जी उसी में ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। तो फोटोलिटिक जो होता है ना, वो एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। हमने पढ़ा ना डिकम्पोजिशन में पढ़ा था कि फोटोलिटिक होता है ना, ये क्या होता है, ये एक तरह का होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इनके अगर मैं एग्जांपल लिख पाऊँ, पहले लिखते हैं एक्सो का, CaO प्लस H2O, जब रिएक्ट करते हैं तो देते हैं COOH2 प्लस हीट रिलीज़ करते हैं हाई अमाउंट में। अब आते हैं एंडो पर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है क्या, CaCO3 प्लस हीट होता है, मतलब कि हाई हीट होते हैं, ठीक है। पर जब ये बनते हैं तो कोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, CaCO2 हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में सबको आ गया। अब आते हैं एडिशन एंड रिडक्शन। ये क्या होता है, इनको ध्यान से हल्का समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है भैया। तो पहले समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है अंदर, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन प्लस होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन माइनस होती है। ये बोथ जिसके अंदर होते हैं वो क्या होता है, वो होता है एडिक्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, मान लो Cu प्लस O2, नहीं ये नहीं है, सॉरी, कौन सा रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, भी पगला गया है मेरा दिमाग में। मान लो ये है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 एटम थे, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, मतलब 2 एटम गायब हो गए, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। यहाँ पे 2 थी, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और 1 3 हो गई हैं, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो ये क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है, क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है, ज़्यादा कुछ नहीं है रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये बोथ जिसमें होते हैं वो क्या होता है, वो होता है रिडक्शन, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल रुको जरा, हाँ
मान लो CuO प्लस H2 गिव्स COH2O। ऑक्सीजन इसमें CuO में ऑक्सीजन थी, पर यहाँ पर Cu है खाली, ऑक्सीजन नहीं है। वाटर में कन्वर्ट हो गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिडक्शन तो हुआ है ना, रिमूव तो हुई है ना ऑक्सीजन Cu से पास। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। अब आते हैं, देखो समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। मैं भूल जाता हूँ बार बार। टाइम कितना भी लग गया समझ में आना चाहिए, टाइम कितना भी लग गया समझ में आना चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इतना लिखा है मैंने, रेड लिखा है, पर रिडक्शन है, समझ जाना। ठीक है, ठीक है। रिडक्शन देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाती है किसी भी रिएक्शन में से, हाइड्रोजन गायब हो जाती है। ठीक है, और क्या होती है, ऑक्सीजन आ जाती है उसके अंदर। बट इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन आती है और ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, मतलब कि मान लो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को बुला रहे हैं, तो उसके अपोजिट जो होगा, मतलब कि ऑक्सीजन को बुलाना, वो हाइड्रोजन को बुलाना और ऑक्सीजन को निकालना, तो ये क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। मैंने रिडॉक्स बोल दिया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, जिसमें दोनों चीज़ें साथ में होती है, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी। ठीक है, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी। मान लो ये है ZnO प्लस Cu, Zn प्लस Cu। Zn के पास से हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दी, और ऑक्सीजन किस में रिमूव होती है, रिडक्शन में, तो इट इज़ अ रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड भी कर दी, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करी, यहाँ से तो ऑक्सीजन रिमूव करी, पर यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है, हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो जब दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ होते हैं उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी पे। ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना। कोरोजन मतलब क्या होता है, अब आता है कि ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है। हमारी डेली लाइफ में दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो होता है कोरोजन से और एक होता है रेंसिडिटी से। सबसे पहले हम कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जब मेटल के सरफेस के ऊपर अटैक किया जाता है, एसिड के थ्रू, वाटर के थ्रू, उसको भी कहते हैं। तो अगर फिर हम उस पर अटैक करेंगे, मान लो कोई हमने मेटल है, कोई भी लोहे का मेटल है, हमने उसको पानी के अंदर डाल दिया, फिर ऐसे खुला छोड़ दिया हवा में, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक लेयर बन जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, लेयर बन जाती है ऑक्सीजन की उसके ऊपर, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, मतलब कि जंग लग जाना, कहते हैं ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जांपल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन। ठीक है, हम रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड है पेंटिंग, हम पेंट कर सकते हैं लोहे के ऊपर, ऑयल कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं उसको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आते हैं हम, कोरोजन सबको समझ में आ गया। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के अंदर मॉइस्चर आ जाता है या उसके अंदर एसिड्स आ जाते हैं, तो वो जिस पर जंग लग जाती है उसके सरफेस से, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, अब आ जाते हैं रेंसिडिटी पर। सबको याद होगा, समोसे लेके आते हैं गर्मा गर्म समोसे लेके आते हैं सब, याद है सबको, ऑफ कोर्स याद ही होगा, कौन भूल सकता है। गर्मा गर्म समोसे लेकर आते हो तुम सब, लाते हो, फिर कहते हो, सोचते हैं कि हम पापा के संग आएंगे, पापा आएंगे तब खाएंगे, तब तक तुम रखते हो वो सील जाते हैं, स्वाद ख़राब हो जाता है, क्रिस्पी नहीं रहते। क्यों, क्योंकि वो रेंसिडिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, मतलब कि कंडीशन प्रोडक्ट, मतलब कि जब भी हम जिसके अंदर जो ऑयल एंड फैट्स होते हैं ना आइटम्स के अंदर, वो अनप्रिवेंट स्मेल देते हैं, वो टेस्ट ख़राब कर देते हैं, ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं हम, तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं।
मान लो हम चिप्स का ही देते छोड़ देते हैं तो वो सील जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो रिडक्शन करते हैं, मतलब कि रेंसिटी कर देते हैं, ठीक है, उन्हें ख़राब कर देते हैं, सिला देते हैं, इसकी स्मेल बेकार हो जाती है, टेस्ट बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? हम इसे कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो एयर टाइट कंटेनर चाहिए हमें। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, हवा ही नहीं घुसेगी तो ख़राब ही नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हम नाइट्रोजन गैस के अंदर रख सकते हैं। देखा होगा चिप्स के अंदर गैस आती है, नाइट्रोजन गैस। तीसरी चीज़ हम रेफ्रिजरेटिंग में रख सकते हैं। थर्ड थिंग, हम सनलाइट से दूर रख सकते हैं उनको। और सबसे आखिरी चीज़, हम एंटी ऑक्सीडेशन यूज़ कर सकते हैं। हमें सो रहा है ऑक्सीजन, एंटीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं रिडक्शन एजेंट्स को भगाने के लिए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। क्रोजन, जंग लगना, सिंपल सी चीज़ है, जंग लगना। डेफिनेशन मैंने आपको गिवन कर रखी है यहाँ पर। गिवन कर रखी है, उसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है ये लिखा हुआ है। यहाँ पर भी गिवन कर रखी है, मेथड टू प्रिवेंट लिख रखा है, ठीक है। अब एक क्रोजन होता है, क्रोजन की एक बहुत फेमस सी क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं, इक्वेशन 4Fe+3 ऑक्सीजन 2 + 2x डॉट H2O गिवन 2Fe2O3.XH2O। तो ये जो है ना, ये जो है, ये क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड? दिस इज़, ठीक है। और ये क्या है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब रस्ट है, ये यही है रस्ट, जिससे हमारे ऑक्सीजन रस्ट हो जाती है। जब हम उसको क्या करते हैं, पानी में रखते हैं, फिर ऑक्सीजन में रखनी है, तब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद कर लेना। और कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको सच में अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो भैया धुर्रिया मचा दो, धुर्रिया, बिल्कुल ही आवाज़ आ रही थी कि हाँ भाई हाँ समझ में आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपके लिए इसका जल्दी से जल्दी वन शॉट लिखाऊंगा, मतलब कि एक ऐसा शॉट जिसमें हम इसको 30 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे या फिर 25 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे। देखते हैं कितनी जल्दी हम कवर कर सकते हैं। इसको हम माइंड मैप के थ्रू कवर करेंगे, क्योंकि देखो अभी तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है। उसमें डिटेल में समझाएंगे, उसके हम जल्दी फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है, 10th का, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए बता दीजिएगा। थैंक यू। और इन नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सब्सक्राइब किए बिना जाना मना है। पी लग रहा है ना, ये पी लग रहा है ना, सब्सक्राइब किए जाना मना है। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।